नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत कालरा, चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ, मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग में। आज मैं बात करूँगा एलर्जी के बारे में, एलर्जेंस के बारे में और उनके सॉल्यूशन के बारे में। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट आते हैं, एलर्जिक अस्थमा के होते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस के होते हैं। वो कहते हैं सर आप मुझे ये बताइए कि मुझे एलर्जी किस चीज़ से होती है, मुझे बार बार दिक्कत क्यों होती है। कभी मैं दवाई लेता हूँ तो ठीक हो जाता हूँ, थोड़े दिन के बाद दोबारा हो जाती है। तो आप मुझे एलर्जेंस के बारे में बताइए। आज मैं उन्हीं एलर्जेंस के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। अब ये एलर्जी होती क्या है? एलर्जी का मतलब होता है जो हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है, कुछ ऐसी चीज़ों को अपना दुश्मन समझ लेता है जो बिल्कुल बेनाइन होती हैं, बिल्कुल हार्मलेस होती हैं, जो किसी को दिक्कत नहीं करती हैं। और वो चीज़ें वाकई में किसी को दिक्कत नहीं करती हैं, परंतु जिन लोगों को एलर्जी रहती है उनको दिक्कत होती है। तो हमारा इम्यून सिस्टम उनके अगेंस्ट में हाइपर रिएक्टिव रहता है और जब भी ऐसी चीज़ों का एक्सपोजर होता है तो सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। अब रेस्पिरेटरी मेडिसिन में, चेस्ट मेडिसिन में एलर्जिक डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं? मेन जो होते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा रहता है, बहुत सारे पेशेंट होते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस रहता है। ब्रोंकियल अस्थमा में जब भी मौसम चेंज होता है या आपका एलर्जन को एक्सपोजर होता है तो सांस लेने में दिक्कत होती है, चेस्ट टाइटनेस रहती है, वीजिंग होती है, खांसी होती है, ये सारे सिम्टम्स रहते हैं। और एलर्जिक राइनाइटिस में जब भी एक्सपोजर होता है, नज़ला होता है, जुकाम होता है, नाक बंद होती है, छींकें आती हैं, गले के पीछे बलगम गिरती रहती है, तो ये एलर्जिक राइनाइटिस होती है। कभी कभी एक ही पेशेंट में दोनों चीज़ें होती हैं, ब्रोंकियल अस्थमा भी होता है और एलर्जिक राइनाइटिस भी होती है। अब इन दोनों बीमारियों का इलाज क्या है? जब भी पेशेंट आते हैं हम उनको एंटी एलर्जिक टैबलेट्स देते हैं, नेज़ल स्प्रे देते हैं, इनहेलर देते हैं, उनको आराम भी आता है। उनको कुछ कुछ चीज़ें हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, जैसे ठंडा दही, नींबू, संतरा, अचार, केला, मतलब सिट्रिक आइटम या कोल्ड आइटम उनको अवॉइड करना होता है। उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि सर मैं तो कुछ भी नहीं खाता, तब भी मुझे दिक्कत हो जाती है। तो आप मुझे ये बताइए कि मेरे एलर्जेंस कौन कौन से हैं और मुझे किन किन चीज़ों से दिक्कत हो सकती है। एलर्जिक डिसऑर्डर में अवॉइडेंस सबसे बढ़िया इलाज होता है। ट्रीटमेंट तो आप जो लेते हो, दवाइयाँ, नेज़ल स्प्रे, इनहेलर, वो तो अपनी जगह पे हैं। परंतु अगर जिन चीज़ों से आपको दिक्कत है, आपको एलर्जी है, अगर आप उन चीज़ों को अवॉइड करते हो तो आपकी दवाइयों की ज़रूरत भी बहुत कम हो जाती है। इसलिए हर मरीज को अपने एलर्जेंस के बारे में पता होना चाहिए, उसको उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी उसको पता होना चाहिए। अब एलर्जेंस बहुत प्रकार के होते हैं एनवायरनमेंट में। बहुत सारे एलर्जन आपके घरों के अंदर होते हैं, बहुत सारे एलर्जन घरों के बाहर होते हैं, आउटडोर होते हैं, और कुछ इंडोर होते हैं, और कुछ एलर्जन ऐसे होते हैं जो बाहर भी होते हैं और अंदर भी होते हैं। जो सबसे बड़ा एलर्जन माना जाता है हमारे देश में और बाहर भी, वो होते हैं डस्ट माइट। छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो आंखों को नहीं दिखते हैं, परंतु आपके बेडरूम में, आपके घर में हर जगह रहते हैं। आपकी मैट्रेस में रहते हैं, आपके पिल्लोज में रहते हैं, आपके कर्टन्स में रहते हैं, आपके कारपेट में रहते हैं, जहाँ पे खिलौने पड़े होते हैं वहाँ पे रहते हैं, और आपकी चादरों पे रहते हैं, सोफा में रहते हैं। डस्ट माइट भरे पड़े रहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो एलर्जिक डिसऑर्डर का होता है वो डस्ट माइट्स होते हैं। मैं आपको एक एक एलर्जन के बारे में बताऊंगा और उसका सोल्यूशन आप क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो बहुत ही कॉमन है और जो हर जगह रहता है, डस्ट माइट। डस्ट माइट के लिए, क्योंकि डस्ट माइट हर जगह होते हैं घर के अंदर, आपके मैट्रेसेस पे होते हैं, कंबल पे होते हैं, चादरों में होते हैं, पिल्लोज में होते हैं, पिल्लो कवर में होते हैं, बेड शीट्स पे होते हैं, कारपेट्स में होते हैं, कर्टन्स में होते हैं, सोफाज में होते हैं, आपके जो सॉफ्ट टॉयज होते हैं वहाँ पे भी होते हैं, और हर जगह रहते हैं। और आपको दिखते नहीं है पर रहते लाखों की संख्या में होते हैं। अब डस्ट माइट का सल्यूशन क्या है जो आप कर सकते हैं? सबसे पहले हफ्ते में एक बार अपने पिलो कवर, अपनी चादरों को धोकर धूप लगवाइए। अपनी मैट्रेसेस को, पिल्लोस को, सोफा को हफ्ते में एक बार अच्छी धूप में रखिए। जो फैन के ब्लेड्स होते हैं उनको अच्छी तरह से साफ करिए। एसी के फिल्टर्स को अच्छी तरह से धोइए। जो अगर आप कर सकते हैं तो अपने जो कमरे के अंदर जो कारपेट्स होते हैं, कर्टेंस होते हैं, अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो अपने कमरे से इन चीज़ों को हटा दीजिए। और आप इसके अलावा अगर चाहें तो अपने कमरे में एयर प्यूरीफायर लग सकते हैं। आप वैक्यूम का यूज़ कर सकते हैं। रात को सोने से पहले पूरे बेड पे आप वैक्यूम का यूज़ कर सकते हैं, पिल्लोज पे वैक्यूम का यूज़ कर सकते हैं। तो इनसे आपका जो डस्ट माइट की एलर्जी है, डस्ट माइट को हटाने में आपको बहुत मदद मिलेगी।
उसके बाद सबसे कॉमन है फंगस, जिसको मोल्ड्स भी कहते हैं। मोल्ड्स कहाँ पे ग्रो करते हैं? जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, गीलापन होता है, सीलन होती है। और वो कहाँ पे हो सकता है? किचन होगा, आपका बेसमेंट होगा, जहाँ एसी प्लांट्स हैं, एसी यूनिट्स पड़े होते हैं, कूलर्स होते हैं, किचन है, बाथरूम है, यहाँ पे सीलन बहुत होती है, डैम्पनेस रहती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, और यहाँ पे फंगस बहुत होते हैं और आपको दिक्कत करते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? जहाँ पे भी आपको लगता है कि सीलन है, तो उसको पूरा ड्राई करिए, पूरा ड्राई करके रखिए। जहाँ पे भी लीकेज हो रहा है उसको फिक्स करिए। एसी यूनिट को अच्छी तरह से रिपेयर करवाइए, अच्छी तरह से साफ रखिए। कूलर्स की रख रखाव सही तरीके से करिए, तो आप मोल्ड्स को बढ़ने से रोक सकते हैं। उसके बाद जो सबसे कॉमन एलर्जन होते हैं, कॉकरोच होते हैं। अक्सर पेशेंट ये कहते हैं, सर हमारे घर में तो कॉकरोच है ही नहीं, क्योंकि कॉकरोच दिन में निकलते ही नहीं है। कॉकरोच हमेशा रात के टाइम निकलते हैं, जहाँ पे बचा हुआ खाना पड़ा होता है आपके, जो खाना खा के आप रख देते हैं, सोने चले जाते हैं, तो वो बाद में कॉकरोच आके उस पर काम करते हैं अपना। जहाँ पे डैम्पनेस होती है वहाँ पे भी कॉकरोच रहते हैं, जहाँ गंदगी इकट्ठी हो रखी होती है, बहुत सारा खाना, पुराना खाना पड़ा होता है, वहाँ पे कॉकरोच आते हैं। इन कॉकरोच के भी कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं, वो हवा में उड़ते रहते हैं और एलर्जी का एक कारण बनते हैं। इसलिए इनका भी ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके अलावा आप पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ कर सकते हैं कॉकरोच के लिए। जहाँ पे भी आपको लगता है आपकी दीवार में कहीं सीलन है या दीवार टूटी हुई है, तो वहाँ पे उसको फिक्स करिए, उसको पूरा बंद करके रखिए। इसके बाद बहुत कॉमन होता है पेट्स, कुत्ता एंड बिल्ली। पेशेंट्स अक्सर ये कहते हैं, सर मैं तो, हमारे यहाँ तो बहुत सालों से पेट्स हैं, मुझे तो दिक्कत अभी शुरू हुई है। देखिए, एलर्जी होने में ओवरनाइट नहीं होती है। एलर्जी होने में, रिएक्टिविटी आने में कुछ टाइम लगता है, और हमेशा आदमी को एक ही चीज़ से एलर्जी नहीं होती, बहुत सारी चीज़ों से हो सकती है। परंतु उनमें जो सबसे कॉमन होता है, डस्ट माइट के बाद पेट्स ही होते हैं। पेट्स की एलर्जी होती कैसे? उनका जो डेड स्किन होते हैं वो गिरते रहते हैं, उनके बाल गिरते रहते हैं, आपके सोफे पे होते हैं, आपके पिल्लोज पे होते हैं, आपकी मेट्रेसेस पे होते हैं, उड़ते रहते हैं हवा में, फिर उसके बाद लंग्स में जाते हैं और आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। इसका इलाज क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है? आप अपने पेट्स को कमरों के बाहर रखिए। जब भी आप बाहर जाते हैं तो लॉक करके जाइए। आपके पीछे से भी पेट्स आपके कमरे में नहीं आने चाहिए, क्योंकि आपके पीछे भी अगर पेट्स आपके कमरे में आते हैं, सोफे पे बैठते हैं, बेड पे बैठते हैं, तो उनके जो पार्ट्स हैं, जो उनके प्रोटीन्स हैं, जो उनका स्किन जो झड़ती है, वो गिरती है, हवा में उड़ती है। आप वापस आएंगे तब भी आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए पेट्स का रख रखाव बहुत अच्छे से होना चाहिए। उनको नहलाइए, उनको साफ रखिए और अपने कमरे से दूर रखिए। बेशक आप घर में रखिए, दूसरे कमरे में रखिए, तीसरे कमरे में रखिए, परंतु आप अपने कमरे में उनको मत आने दीजिए। और इसके बाद जो घर के अंदर इंडोर एलर्जेंस होते हैं, उसमें डस्ट भी होती है। डस्ट माइट की बात नहीं कर रहा मैं डस्ट की बात कर रहा हूँ। डस्ट एक कलेक्टिव टर्म है जिसको हम कहते हैं, उसमें डस्ट माइट भी आ जाते हैं। छोटे छोटे डस्ट माइट के, जो कीड़ों के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो स्मोक होता है, जो पोलन आते हैं, जो बाहर से आते हैं, जो फैब्रिक होता है घरों के अंदर पड़ा रहता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इन सबको मिला के डस्ट बनती है। वो भी उड़ती रहती है और वो भी आपके लंग्स में अंदर जाती है और आपको दिक्कत करती है। डस्ट माइट का भी इलाज वही है, सोल्यूशन वही है। आप एयर प्यूरिफायर यूज़ करिए, वैक्यूम यूज़ करिए, मास्क लगा के रखिए। जब भी आप इन चीज़ों को साफ करते हैं, कोशिश करिए कि झाड़ू नहीं लगाइए, आप पोछा लगाइए, वेट डस्टिंग करिए, ताकि ये चीज़ें ना उड़ें। एसी के फिल्टर साफ रखिए और अपने जो फ़ैन के ब्लेड्स हैं उनको भी नीट एंड क्लीन रखिए। मैंने अभी आपको बताया इंडोर एलर्जेंस कौन से हैं। आपके घर के अंदर, आपके कमरे के अंदर जो एलर्जेंस होते हैं, आपको दिखाई नहीं देते पर आपको दिक्कत करते रहते हैं, उनका सोल्यूशन क्या है वो भी मैंने आपको बताया। कौन कौन से बताया, मैं दोबारा एक बार बताता हूँ। सबसे पहले डस्ट माइट, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, कॉकरोच। उसके बाद नॉर्मल डस्ट होती है, डस्ट माइट नहीं, नॉर्मल डस्ट। उसके बाद मोल्ड्स होते हैं, फंगस होती है, और पेट्स होते हैं आपके घरों में जो पेट्स होते हैं। ये सारे इंडोर एलर्जेंस होते हैं जो आपके घर के अंदर आपको तकलीफ देते हैं। उसके बाद जो एलर्जेंस होते हैं वो होते हैं आउटडोर। जब आप बाहर जाते हैं और आपको दिक्कत होती है तो उनको हम आउटडोर एलर्जेंस कहते हैं। अब आउटडोर एलर्जेंस में जो सबसे कॉमन है वो होते हैं पोलन। पोलन क्या होते हैं? पोलन पेड़ों से निकलते हैं, ग्रासेस से निकलते हैं, वीड से निकलते हैं, वो भी हवा में उड़ते रहते हैं। जब भी बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं तो जो पोलन होते हैं हवा में उड़ते रहते हैं, घरों के अंदर जाते हैं, आपके लंग्स के अंदर जाते हैं, नाक के अंदर जाते हैं और आपको दिक्कत करते हैं।
दिल्ली में और आसपास के एरियाज़ में, नॉर्थ इंडिया में हमारे 2 पोलन सीज़न होते हैं, प्रिडोमिनेटली 2 पोलन सीज़न होते हैं। सबसे पहले होता है फरवरी, मार्च और अप्रैल। ये पोलन सीज़न बहुत कॉमन होता है और इस सीज़न में बहुत दिक्कत होती है लोगों को, क्योंकि इसमें जो पोलन होते हैं वो ट्री पोलन होते हैं। वो जो जो पेड़ लगे होते हैं, इनके जो फ्लावरिंग टाइम होता है, जो फ्लावर्स निकलते हैं उनमें से पोलन आते हैं और वो हवा में उड़ते रहते हैं। बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, कभी कभी थंडर स्टॉर्म होता है, तो सारे पोलन उड़ते रहते हैं और सीधा आपके लंग्स के अंदर जाते हैं और आपको दिक्कत करते हैं। दूसरा सीज़न जो होता है वो होता है अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में। वो दूसरा सीज़न होता है पोलन का, दिल्ली और आसपास के एरियाज़ में। उसमें क्या होता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वीड्स होती हैं। वीड्स का मतलब होता है जो पौधे होते हैं कहीं पे भी लग जाते हैं, बारिश आने के बाद कहीं पे भी उग जाते हैं। वीड्स होते हैं, ग्रासेस होती हैं, उनमें जो भी पोलन होते हैं वो उड़ उड़ के आपके लंग्स में जाते हैं। उसमें सबसे कॉमन होता है पार्थिनियम। पार्थिनियम बहुत बड़ा एलर्जन है जो हर जगह होता है इस सीज़न में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में, और बहुत दिक्कत करता है। अब पोलन के लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि पोलन से एलर्जी है या नहीं है। हर सिटी के, हर स्टेट के, हर कंट्री के पोलन अलग अलग होते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करते हैं वहाँ की वेजिटेशन कैसी है, वहाँ के फ्लावर्स कैसे हैं, वहाँ का सीज़न कैसे रहता है, उस पर डिपेंड करते हैं। परंतु मोटे मोटे तौर पे आप पोलन के सीज़न में कोशिश करिए, आपको पता है कि भाई ये पोलन सीज़न है, तो आप मास्क लगा के बाहर जाइए, बिना मास्क के मत जाइए। अपने घर की जो खिड़कियाँ होती हैं, दरवाजे होते हैं, उनको हमेशा बंद रखिए, क्योंकि पोलन हवा में उड़ते रहते हैं और आपके घर में एंटर करेंगे। आप जब भी घर से बाहर जाते हैं मास्क लगाइए, और बाहर से जब अंदर आते हैं तो अच्छी तरह से नहाइए, अपने कपड़ों को भी धोइए। और याद रखिए, जब भी पोलन सीजन होता है तो आप पार्क में जाने से बचिए, क्योंकि लोग एक्सरसाइज बहुत करते हैं पार्क में जाके, और आप जितना एक्सरसाइज करेंगे इस पोलन सीजन में, अगर आप एलर्जिक हैं पोलन के लिए, तो आपको दिक्कत ज़्यादा होगी। कभी भी आप बाहर जाते हैं तो कोशिश करिए सन ग्लासेस पहन के जाइए, मास्क पहन के जाइए, और एक्सरसाइज करने से बचिए पोलन सीजन के टाइम पे। इसके अलावा फूड एलर्जी भी काफ़ी लोगों को होती है। जो फूड बहुत कॉमनली एलर्जी करते हैं, कुछ पेशेंट्स को एग से होती है, कुछ को मिल्क से होती है, कुछ को सोया से होती है, कुछ लोगों को नट से होती है, कुछ लोगों को जो हींग होती है उससे भी होती है, ब्रिंजल से हो सकती है, फिश से होती है। तो बहुत सारी फूड के आइटम्स होती हैं, लोगों को उनसे दिक्कत हो सकती है। वो हमें बाद में पता चलता है जब हम एलर्जी टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद जो एलर्जेंस होते हैं, एलर्जेंस तो नहीं कहेंगे, वो ट्रिगर्स हम कह सकते हैं। जैसे ट्रैफिक पोल्यूशन होता है, कहीं रेनोवेशन का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सड़कें बन रही हैं, तो वहाँ पे जो धूल उठती है उसको हम डस्ट कहते हैं। डस्ट माइट नहीं कहते, उसको डस्ट कहते हैं। वो जो डस्ट उड़ती है वो ट्रिगर के रूप में काम करते हैं। वो एस्थमा का एलर्जेंस नहीं है, पर अगर किसी को एस्थमा है तो वो उस एस्थमा को और बढ़ा देते हैं। इसलिए हमने देखा है कि दिल्ली जैसे शहर में जब पोल्यूशन का टाइम होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, तो इन तरह के लोगों को, इस तरह के लोगों को दिक्कत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, बिकॉज AQI लेवल उनका बढ़ जाता है। अब एलर्जी का पता कैसे चलें? पेशेंट आता है हमारे पास, हिस्ट्री देता है, मुझे सांस फूलती है, खांसी रहती है, नज़ला जुकाम रहता है, तो हम बताते हैं भाई आपको ब्रोंकियल एस्मा हो सकता है, एलर्जिक राइनाइटिस हो सकती है। अब डायग्नोज कैसे करें कि पेशेंट को किस चीज़ से एलर्जी हो रहा है? सबसे पहले तो हिस्ट्री ही बड़ी कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट कहता है मुझे घर के अंदर एलर्जी होती है, आपको पता है घर के अंदर किन किन चीज़ों से एलर्जी हो सकती है। घर के बाहर होती है, वो भी आपको पता है किन किन चीज़ों से एलर्जी हो सकती है। उसके बाद उसको हमें क्वांटिफाई करना होता है कि पेशेंट को एलर्जी है तो किन चीज़ों से दिक्कत है। फिर हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, CBC करा लिया, टोटल IgE करा लिया, स्पेसिफिक जांच कराते हैं, स्पेसिफिक IgE कराते हैं हर चीज़ के अगेंस्ट में, जिससे हमें लगता है कि पेशेंट को एलर्जी हो सकती है। उसके 2 टेस्ट होते हैं, एक तो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होता है जिसमें सारे एलर्जी के पैरामीटर्स आते हैं, दूसरा होता है कंपोनेंट रिजॉल्व डायग्नोस्टिक्स होता है। उसमें हर चीज़ के अगेंस्ट में कितनी कितनी एलर्जी है वो भी आ जाती है उसमें। जैसे उसमें आ जाएगा आपको डॉग से इतनी एलर्जी है, कैट से आपको इतनी एलर्जी है, आपको नट से आपको इतनी एलर्जी है, आपको डस्ट माइट से इतनी एलर्जी है, तो स्पेसिफिक IgE की वैल्यूज़ भी आ जाती हैं उसमें। और उससे पहले हम लोग स्किन प्रिक टेस्ट भी करते हैं, हाथों में उसको इंजेक्ट करते हैं एक्सट्रैक्ट को, और फिर देखते हैं कि पेशेंट का रिस्पॉन्स कैसे रहता है। तो उससे भी हमें आइडिया लग जाता है कि पेशेंट में एलर्जी किस किस चीज़ से हो सकती है। इन दोनों टेस्ट को मिला के, पेशेंट की हिस्ट्री को देखकर हम एक नतीजे पे पहुंचते हैं कि पेशेंट को
किन किन चीज़ों से ज़्यादा दिक्कत होती है, कौन कौन सी चीज़ें पेशेंट के लिए एलर्जेंस हैं। और किसी भी एलर्जी का ट्रीटमेंट मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया है। एंटी एलर्जिक्स होते हैं, मॉन्टेलुकास्ट है, नेजल स्प्रे हैं, इनहेलर्स हैं। आजकल और भी बहुत सारी चीज़ें मार्केट में हैं, जैसे बायोलॉजिकल्स आते हैं। जब हम एसपीटी करते हैं या सीआरडी टेस्ट करते हैं तो उसके बाद हम इम्यूनोथेरेपी भी करते हैं कुछ कुछ लोगों की, उससे भी बहुत लोगों को फ़ायदा होता है। बायोलॉजिकल्स का भी बहुत लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। तो ये सारी चीज़ें मार्केट में है एलर्जीज़ को ठीक करने के लिए, परंतु सबसे इम्पॉर्टेंट वही रहता है जो मैंने आपको पहले बताया, एलर्जन अवॉइडेंस। जिन चीज़ों से आपको दिक्कत है उनसे बचना ही सबसे बड़ा इलाज है। इसलिए एलर्जी का इलाज, सबसे बढ़िया इलाज अवॉइडेंस है। आपको पता होना चाहिए कि आपको किन किन चीज़ों से एलर्जी है। मोस्टली एलर्जी आपके घर के अंदर से ही निकलती हैं, क्योंकि सारे के सारे एलर्जन आपके कमरे में ही रहते हैं। अगर आप अपने घर को साफ रखते हैं, अपने बेडरूम को साफ रखते हैं, तो आप अपनी एलर्जी से बच सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अपने बेड शीट्स हैं, पिलो कवर हैं, धूप लगवाइए। मैट्रेसेस को हफ्ते में एक बार धूप लगवाइए, सनलाइट में रखिए, उनको काफ़ी देर तक रखिए। एसी के फिल्टर्स को साफ रखिए, फैन के जो ब्लेड्स होते हैं उनको साफ रखिए, कर्टन्स को, कारपेट्स को अपने कमरे से बाहर निकाल दीजिए, पेट्स को अपने कमरे से बाहर निकाल दीजिए। ड्राई डस्टिंग मत करिए, झाड़ू नहीं लगाइए, वेट डस्टिंग करिए। अपने कमरे में एयर प्यूरीफायर का यूज़ करिए, वैक्यूम का यूज़ करिए। अगर आप इन सारी चीज़ों को करते हैं तो कम से कम आप अपने इंडोर एलर्जन से बच सकते हैं। इसलिए एलर्जिक डिसऑर्डर में, अस्थमा में, एलर्जिक राइनाइटिस में ट्रीटमेंट बहुत आसान है। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। आपको एलर्जेंस के बारे में पता होना चाहिए, जो हम आपको बताते हैं स्किन प्रिक टेस्ट करके या एलर्जी टेस्टिंग करके। आपको एलर्जेंस के बारे में पता रहेगा तो आप उसका अपने घर का रख रखाव ठीक से करेंगे। आप मेंटेनेंस अपने कमरे की अच्छी तरह रखेंगे, जैसे मैंने बताया साफ़ सफाई वैसे ही रखेंगे, तो आप एलर्जन से बच सकते हैं। अगर फिर भी थोड़ा बहुत एक्सपोजर होता भी है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी मेन मेडिसिन कौन सी होती है, अस्थमा की और एलर्जिक राइनाइटिस की। तो आपको जब भी ज़रूरत पड़ती है तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। इसलिए अस्थमा में, एलर्जिक राइनाइटिस में एक अच्छी ज़िंदगी जीना बहुत ही आसान है, अगर सिर्फ आप कुछ कुछ चीज़ों का ख्याल रखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। थैंक यू।